हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 7 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। महिलाएं, जाति एवं सुधार। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 7 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने इन टॉपिक्स को एक एक करके समझा था। आपको चैप्टर 7 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके आज कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। विमेन, राइट अबाउट विमेन। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। फ्रॉम द अर्ली 20th century, Muslim women, like the Begums of Bhopal, played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at अलीगढ़। 20th century के स्टार्टिंग से ही महिलाओं के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे बेगम्स ऑफ भोपाल, उन्होंने लड़कियों के लिए अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल खोला। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ का स्कूल किन्होंने खोला था, तो आपका आंसर होगा बेगम्स ऑफ भोपाल। अनदर रिमार्केबल वुमेन, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta। बेगम रुकैया सखावत हुसैन जी ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। इनके बारे में हम क्लास 7 पॉलिटी के किताब में पढ़ चुके हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women। रुकैया सखावत हुसैन जी कंजर्वेटिव आइडियाज यानी रूढ़िवादी विचारधारा को क्रिटिसाइज करती थी। उनका मानना था हर धर्म के जो रिलीजियस लीडर्स हैं यानी धार्मिक नेता हैं, उन्होंने महिलाओं को निचले दर्जे पर रखा है, क्योंकि रुकैया जी को पता था कि चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। वो रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers। 1880 के दशक में भारतीय महिलाएं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाने लगी। कुछ लड़कियां डॉक्टर बनी और कुछ लड़कियां टीचर्स बनी।
1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. सोसाइटी में महिलाओं की खराब दशा के बारे में बहुत सारी महिलाओं ने लिखा और अपने विचारों को पब्लिश किया। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। ताराबाई शिंदे, a woman educated at home at Pune, published a book, Stri Purush Tulna, a comparison between women and men, criticizing the social differences between men and women. ताराबाई शिंदे जी ने घर पे ही रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने एक किताब लिखी और पब्लिश किया जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। इस किताब में पुरुष और महिलाओं के बीच के सोशल डिफरेंसेस के बारे में लिखा गया था और उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लें क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किन्होंने लिखी थी, तो आपका आंसर होगा ताराबाई शिंदे जी। पंडिता रामाबाई, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. पंडिता रामाबाई जी संस्कृत की एक ग्रेट स्कॉलर थी, यानी महान विद्वान थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने अपर कास्ट में महिलाओं की बुरी दशा पर एक किताब भी लिखी थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। She founded a widow's home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. पंडिता रामाबाई जी ने पूना में एक विडो होम यानी विधवा गृह की स्थापना की थी, जहां पे विधवा महिलाओं को शरण दी जाती थी। जिन महिलाओं को हस्बैंड के रिलेटिव्स यानी ससुराल वाले मारते थे, परेशान करते थे, उन महिलाओं को इस विधवा गृह में शरण दी जाती थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। Here, women were trained so that they could support themselves economically. यहाँ पे महिलाओं को ट्रेन किया जाता था, काम सिखाया जाता था ताकि वे खुद को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकें, अपनी आजीविका चला सकें। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। नीडलेस टू से, ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स। जहां इतने अच्छे काम किए जा रहे थे, सुधार लाए जा रहे थे, तो ये तो क्लियर था कि जो सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, यानी रूढ़िवादी विचारधारा वाले जो लोग थे, उन्हें ये सब पसंद नहीं आने वाला था। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। फॉर इंस्टेंस, मेनी हिंदू नेशनलिस्ट्स फेल्ट दैट Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट्स को ये लग रहा था कि हिंदू महिलाएं वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रही हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं।
इससे हिंदू संस्कृति करप्ट हो जाएगी। हिंदू कल्चर में वेस्टर्न कल्चर घुल मिल जाएगा और फैमिली वैल्यूज यानी पारिवारिक संस्कार खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वेयर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, वे भी इन परिवर्तनों की वजह से परेशान थे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। एज यू कैन सी, by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. 19th सेंचुरी के एंड तक में महिलाएं खुद रिफॉर्म मूवमेंट्स में यानी सुधार आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. महिलाओं ने किताबें लिखी, मैगजीन्स को एडिट किया, स्कूल्स खोले, ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना की जहां पे महिलाएं काम सीख सके, वुमेन्स एसोसिएशन की भी स्थापना की जिससे महिलाएं सुधार आंदोलनों में हिस्सा ले सकें। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। फ्रॉम द अर्ली 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote, and better health care and education for women. अर्ली 20th सेंचुरी में महिलाओं ने प्रेशर ग्रुप्स फॉर्म किया यानी दबाव समूह बनाया और महिलाओं के अधिकारों की मांग करने लगी। महिलाओं ने वोट करने का अधिकार मांगा, महिलाओं के हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए कानून बनाने की मांग की। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. 1920s से कुछ महिलाओं ने नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट्स में भी हिस्सा लिया था। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. 20th सेंचुरी में जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लीडर्स ने महिलाओं को सपोर्ट किया ताकि उन्हें स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो समाज में। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। Nationalist leaders promised that there would be a full suffrage for all men and women after independence. नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पुरुष और महिला दोनों को वोटिंग राइट्स मिलेंगे यानी वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। However, till then, they asked women to concentrate on the anti-British struggles. नेशनलिस्ट लीडर्स ने महिलाओं से मांग की कि जब तक आजादी नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है और महिलाओं ने
आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के विरुद्ध कानून। विद द ग्रोथ ऑफ women's organizations and writing on these issues, the momentum for reform gained strength. समाज में कुरीतियों के अगेंस्ट में वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, महिलाएं इन इश्यूज पे लिखती भी थीं, तो इन कुरीतियों के अगेंस्ट में रिफॉर्म मूवमेंट्स ने तेजी पकड़ ली। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधार के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। पीपल चैलेंज्ड अनदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम, दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज। लोगों ने चाइल्ड मैरिज जैसे कस्टम को चैलेंज किया। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। There were a number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly who fought to make a law preventing child marriage. सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे इंडियन लेजिस्लेटर्स यानी भारतीय सांसद थे जिन्होंने लड़के चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कानून बनाया था, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए कानून बनाया था। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। इन 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed without the kind of bitter debates and struggles that earlier laws had seen. 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ। इस लॉ के पास होने के बाद ज्यादा बहस या स्ट्रगल्स नहीं हुए थे जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों में हुए थे, जैसे विडो रिमैरेज एक्ट में बहस हुआ था, विरोध हुआ था। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। इस लॉ में बोला गया कि 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़कियां शादी नहीं कर सकती। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। Subsequently, these limits were raised to 21 for men and 18 for women. बाद में लड़कों की उम्र 21 साल कर दी गई और लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी गई। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। Did you know that even today over 20% of girls in India are married below the age of 18? आज भी भारत में 20% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, जाति और समाज सुधार। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वलिटीज। हमने अभी तक जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात की है उनमें से कईयों ने कास्ट इनइक्वलिटीज को क्रिटिसाइज किया था। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। राजा राम मोहन रॉय जी ने एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ को ट्रांसलेट किया था
जिसमें कास्ट सिस्टम की आलोचना की गई थी। हमने चैप्टर 7 के पार्ट 1 में पढ़ा था कि रिफॉर्मर्स प्राचीन ग्रंथों से वाक्य और श्लोक ढूंढते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो और वे अपने बात को जस्टिफाई कर सकें। राम मोहन रॉय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। दी प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. प्रार्थना समाज ने भक्ति परंपरा के सिद्धांत पर फोकस किया जिसमें सभी कास्ट को स्पिरिचुअली इक्वल माना गया है। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन बॉम्बे दी परमहंस मंडली was founded in 1840 to work for the abolition of caste. 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। परमहंस मंडली कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए काम करती थी। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। Many of these reformers and members of reform associations were people of upper castes. इन रिफॉर्म एसोसिएशंस में यानी सुधार संगठनों में बहुत सारे सदस्य, बहुत सारे सुधारक अपर कास्ट के थे। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्य में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। Often, in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. ये रिफॉर्मर्स सीक्रेट मीटिंग्स करते थे, फिर वहां पे कास्ट सिस्टम की जो सो कॉल्ड नियम कानून थे उनका उल्लंघन करते थे जिससे उनके खुद के जो पूर्वाग्रह थे यानी प्रेजुडिसेस थे कास्ट सिस्टम को लेके उससे छुटकारा पा सके। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। There were also others who questioned the injustices of the caste social order. बहुत सारे लोग समाज में जाति व्यवस्था के वजह से जो इनजस्टिस होते थे उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. 19th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज ने जनजातीय समूहों के लिए और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए स्कूल्स खोले थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. इन स्कूल्स के वजह से, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वजह से बच्चों के पास पढ़ने लिखने के साधन थे, तो शिक्षा प्राप्त करके इनको भी समझ में आता कि कैसे इनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया था और फिर वे अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in these cities. बहुत सारे गरीब लोग गांव छोड़ के काम की तलाश में शहरों में जा रहे थे
क्योंकि शहरों में नए नए जॉब्स आ रहे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वेयर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज। ब्रिटिश रूल में फैक्ट्रीज बन रही थी, तो इन फैक्ट्रीज में नौकरियां निकल रही थी। अर्बनाइजेशन हो रहा था, तो म्यूनिसिपैलिटीज में जॉब्स आ रहे थे। तो इन सब वजहों से ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों में जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। सिटीज का जब एक्सपेंशन हुआ, फैक्ट्रीज खुले, तो आप सोच सकते हैं कि लेबर डिमांड भी बड़ा होगा। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन्ड। नालियां बनानी थी, रोड्स बनाने थे, बिल्डिंग्स बनाने थे, शहरों की साफ सफाई करनी थी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पैलेंक्विन बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। इन सारे कामों को करने के लिए कूली की जरूरत थी, डिगर्स यानी खुदाई करने वालों की जरूरत थी, कैरियर्स यानी बोझा ढोने वालों की जरूरत थी, ईंटें बनाने वालों की जरूरत थी, नालियां साफ करने वालों की जरूरत थी, स्वीपर की जरूरत थी, पैलेंक्विन बियरर्स यानी पालकी ढोने वालों की जरूरत थी, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? ये श्रम कहां से आया? द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मेनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट्स, began moving to the cities where there was a new demand for labor. गांव से, छोटे कस्बों से जो गरीब लोग थे, वे शहरों में जाने लगे जहां पे लेबर डिमांड बढ़ रहा था। इन लोगों में निम्न जातियों के भी लोग थे। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के भी लोग थे। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस इन असम, मॉरिशियस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। कुछ लोग प्लांटेशंस में काम करने के लिए भी गए। जैसे असम में टी प्लांटेशन था, तो वहां पे कुछ लोग गए। वैसे ही मॉरिशियस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया के प्लांटेशंस में भी लोग काम करने के लिए गए थे। इन प्लांटेशंस में काम करना बहुत कठिन था। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज ऑफन वेरी हार्ड। अपने जगह को छोड़ के नए जगह पे जाना और वहां पे काम करना बहुत कठिन था लोगों के लिए, क्योंकि आज के जैसे उस वक्त लोगों के पास अधिकार नहीं थे, तो उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत परेशान किया जाता था। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. गरीब लोगों के लिए, लोअर कास्ट के लोगों के लिए गांव छोड़ के शहर जाना एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि गांव में जमींदार इनको परेशान करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। यह भी एक वजह था
गांव छोड़ के शहर जाने का। परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को ये गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। देयर वेयर अदर जॉब्स टू। द आर्मी, फॉर इंस्टेंस, ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज। दूसरी जगह भी जॉब अपॉर्चुनिटीज थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अ नंबर ऑफ महर पीपल who were regarded as untouchable found jobs in the महर रेजिमेंट। महर समुदाय के लोगों को अनटचेबल्स माना जाता था। उनको आर्मी में महर रेजिमेंट में नौकरियां मिली। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। दलित मूवमेंट के नेता बी आर अम्बेडकर जी के पिताजी आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। देखिए, इस इमेज में 19th सेंचुरी का एक कुली शिप दिखाया गया है। इसमें लोगों को काम करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता था। दिस कुली शिप, named John Allen, carried many Indian laborers to Mauritius, where they did a variety of forms of hard labor. इस कूली शिप का नाम था जॉन एलन। इसमें भारतीय मजदूरों को मॉरिशियस लेके जाया जा रहा था, जहां पे उनको तरह तरह के काम करने थे। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशियस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। मोस्ट ऑफ दीज लेबरर्स वेयर फ्रॉम लो कास्ट। बहुत सारे मजदूर लोअर कास्ट के थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर निचली जातियों के होते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हु कुड प्रोड्यूस शूज। जूते कौन बना सकता है। लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली held in contempt since they work with dead animals which are seen as dirty and polluting. लेदर वर्कर्स यानी चमड़े का काम करने वाले लोगों को ट्रेडिशनली नीची नजर से देखा जाता था, क्योंकि वे डेड एनिमल्स का चमड़ा निकालते थे, जिसे गंदा और दूषित कार्य माना जाता था। मतलब जो काम करने से ऊंची जाति के लोगों का जाति भ्रष्ट हो जाए। चमड़े का काम करने वाले लोगों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउएवर, देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आर्मी में जूतों की डिमांड बढ़ी। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। कास्ट प्रेजुडिस अगेंस्ट लेदर वर्क meant that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes. लेकिन लेदर वर्क्स में कास्ट प्रेजुडिस था, मतलब हर कोई ये काम नहीं कर सकता था। सिर्फ चमड़े का काम करने वाले लोग ही ये काम कर सकते थे और जूते तैयार करके आर्मी को सप्लाई कर सकते थे। परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। सो दे कुड आस्क फॉर हाई प्राइसेस एंड गेन इंप्रेसिव प्रॉफिट्स। उन्होंने जूतों को ज्यादा दाम पे बेचा और मुनाफा कमाया। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ। मदिगास, वेयर एन इंपॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट,
ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में मदिगास एक महत्वपूर्ण अनटचेबल कास्ट रही है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। They were experts at cleaning hides, tanning them for use, and sewing sandals. मदिगास एक्सपर्ट थे मृत जानवरों से खाल निकालने में, उसे साफ करने में, चमड़ा तैयार करने में और चप्पल जूते बनाने में। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। Dublas labored for upper caste landowners, cultivating their fields and working at a variety of odd jobs at the landlord's house. डुबलास एक और जाति थी जो अपर कास्ट लैंड ओनर्स के लिए काम करते थे, उनके फील्ड को कल्टीवेट करते थे और उनके घर पे तरह तरह के काम करते थे। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। कक्षा में जगह नहीं। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वेयर नॉट अलाउड इनटू इवन गवर्नमेंट स्कूल्स। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में अनटचेबल्स को घुसना अलाउड नहीं था। बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। When some of them pressed hard for that right, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lessons without polluting the room where upper caste boys were taught. जब उन्होंने अपने अधिकार की बात की तो उन्हें क्लास के बाहर वरंदा में बैठने के लिए अलाउ किया गया ताकि वे क्लास को दूषित न करे जहां पे अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते थे। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई ताकि वे कमरे को दूषित न कर सकें जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। समानता और न्याय की मांग। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the non-Brahman castes began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. 19th century के सेकेंड हाफ में नॉन ब्राह्मण कास्ट से भी लोग सामने आए और उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आंदोलन किया और सोशल इक्वलिटी और जस्टिस यानी सामाजिक समानता और न्याय की मांग की। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। दी सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. सेंट्रल इंडिया में घासीदास जी ने सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की, जिन्होंने लेदर वर्कर्स को एकजुट किया और उनके सोशल स्टेटस को यानी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर's मतुआ सेक्ट वर्कड अमॉन्ग चांडाला कल्टीवेटर्स। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर जी के मतुआ पंथ ने चांडाला कल्टीवेटर्स के बीच में काम किया था। पूर्वी बंगाल में
हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास क्वेश्चन्ड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। जिन ब्राह्मण ग्रंथों ने कास्ट सिस्टम को सही ठहराया था, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया था, उन ग्रंथों के ऊपर हरिदास ठाकुर जी ने सवाल उठाए। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु फ्रॉम इजहवा कास्ट, श्री नारायण गुरु, proclaimed the ideals of unity for his people। प्रेजेंट डे केरला में इजहवा कास्ट के श्री नारायण गुरु जी ने अपने लोगों के सामने एकता का विचार रखा। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहां एझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। He argued against treating people unequally on the basis of caste differences। According to him, all humankind belonged to the same caste। उन्होंने कास्ट डिफरेंसेस के बेसिस पे जो लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, उसका विरोध किया। श्री नारायण गुरु जी के अनुसार सारी मानव जाति एक ही कास्ट को बिलोंग करती है। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, वन कास्ट वन रिलीजियन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, जिसका मतलब है एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। All these sects were founded by leaders who came from non-Brahman castes and worked amongst them। इन सारे पंथों की स्थापना उन लोगों ने की थी जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से आए थे और जो ब्राह्मणों के बीच में काम करते थे। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant castes। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate castes। उन्होंने सबऑर्डिनेट कास्ट के लोगों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया, जागरूकता लाने का प्रयास किया। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 7 का पार्ट 2 समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 7 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।